पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हो रही हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान का मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन आ गए हैं वापस। इस दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की हैं, जहां अमन व इस्तेहकाम और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुशावरती अमल तेज़ करने पर बातचीत की गई है। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी और मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने बताया है कि ईरान और अमेरिका की तवज्जो मुफ़ाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज़ है। पिछले एक हफ्ते में दोनों तरफ के ख़यालात काफ़ी हद तक करीब आए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी उम्मीद का इजहार किया है कि हो सकता है ईरान मुआहदा आज ही कबूल कर ले। इस पर बात करने के लिए मरियम फातिमा साहिबा माहिर हैं सिक्योरिटी उमूर की, प्रोग्राम में मेरी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। बहुत शुक्रिया आपका मरियम। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, फील्ड मार्शल गए, तेज़ तरीन दौरा था, मुख्तसर दौरा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नतीजा खेज दौरा था, तो हम कह सकते हैं कि वो जो एक जुमूद था अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो पाकिस्तान तोड़ने में कामयाब हो गया है। जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए किरण। सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये जो टॉक्स थी ये स्टॉल्ड थी, जिसमें आपने जमूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने इनको रिवाइव करने के लिए, इनको दोबारा से डायनामिक अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया है। पाकिस्तान ने बेहतरीन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है शटल डिप्लोमेसी करने के लिए US और ईरान के बीच में। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपके सामने रखना ज़रूरी समझती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पैराडाइम में जब आप इसको देखते हैं तो US और ईरान के बीच में एक एसिमेट्री है पावर की। US इज़ अ बिग पावर, इट्स अ सुपर पावर, और ईरान जो है एक वीकर पावर है। सुपर पावर्स जो होते हैं हमेशा नेगोशिएशन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट इसलिए क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, तो लेवरेजेस कम देने की उनको लेवरेजेस कम देने की वो कोशिश करते हैं। द पर्पस इज कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने खुद को फेस सेविंग देना चाहते हैं और वो दुनिया के सामने अपनी सुपर पावर का इमेज बरकरार रखना चाहते हैं। जबकि दूसरे साइड पे अगर हम ईरान को देखें, जो कि एक वीकर पावर है, छोटा एक कंट्री है, तो वो एक बहुत स्पेसिफिक आउटकम्स के साथ नेगोशिएशन जो है वो प्रोसेस में वो एंटर होगा। तो जो पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी थी, पाकिस्तान को सारे लोग मीडिएटर कह रहे हैं, बट पाकिस्तान इज एक्चुअली अ फैसिलिटेटर, और इसको हम कंसीलिएशन भी कहते हैं, जिससे पाकिस्तान बहुत क्विकली प्रपोजल्स, मैसेजेस, जो उनके पॉस्चरिंग है और प्राइम इंटरलॉक्यूटर के तौर के ऊपर वो दोनों पार्टीज के बीच में वो प्रपोजल्स और मैसेजेस रिले कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो पाकिस्तान से एक हफ्ते के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने 2 दफा जो है विजिट किया तेहरान को, और साथ ही फील्ड मार्शल साहब ने बहुत तेजी से जो है अपना विजिट स्केड्यूल किया, और इरानियन इंपॉर्टेंट जो उनके एलीट्स हैं, पॉलिटिकल एलीट्स और IRGC के कमांडर्स हैं, उन सबसे मुलाकातें की। और आप देखिए कि इस सारे हमेशा जो डिप्लोमेसी होती है, इट्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, इट्स अ पीस प्रोसेस। तो इसमें ये होता है कि स्पॉयलर्स भी होते हैं, प्रोसेस को डीरेल करने वाले एलिमेंट्स भी होते हैं, और आपने देखा है कि इस पूरे प्रोसेस में बार बार डीरेल करने के लिए बहुत से स्पॉयलर्स ने कोशिशें की हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला के पाकिस्तान क्रेडिबल रोल, और भारत ने अपना किरदार जरूर अदा किया है। अच्छा मरियम, हमें यहाँ पर पाकिस्तान को इस बात का भी क्रेडिट देना होगा कि जब ये बातचीत का आगाज हुआ था तो उस वक्त हमारे सामने जो पॉइंटर्स आ रहे थे वो अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स थे, ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स थे, लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को 9 पॉइंट्स पर लेकर आ गया है। अब जो मुआहदा या जो एजेंडा जो हमारे सामने मुमकिन तौर पर आ सकता है, जो डील जिसके बारे में मार्को रूबियो भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि आज ही हो जाए मुआहदा या 1-2 दिन में हो जाए, तो उसके लिए 9 पॉइंट्स की बात हो रही है। आपके मुताबिक क्या फाइनल मुआहदा हमारे सामने आ सकता है? किरण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझ लीजिए कि जो हर पीस प्रोसेस होता है उसकी कोई एक खास ट्रेजेक्ट्री नहीं होती जिसको हम फुली तौर पर पहले से सकें हम, लेकिन हमेशा होप्स के साथ और बहुत रॉबस्ट और डायनामिक अंदाज में फैसिलिटेटर्स जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दोनों पार्टीज को टॉक्स के ऊपर जो है गामजन रखें इसके रास्ते पे, और मुसलसल कोशिश करें कि वो पॉस्चरिंग करके किसी तरह किसी एक खास प्रपोजल पे एग्री करें। आपने बात की 9 पॉइंट्स की। ये एक अहम पॉइंट है हमारे लिए कि जो पाकिस्तान की तेज
आपकी आवाज़ मरियम साहिबा नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी हौसला अफजाई की है और आप भी काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही हैं इस वक्त इस तमाम सूरत हाल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया साथ आप मौजूद थी। पाकिस्तान में हर कुछ दिनों में नए सूबों के हवाले से बात होती है, लेकिन फिर वो बात बराए बात ही रह जाती है। तो आज ज़रा तस्करा करते हैं हम कि पाकिस्तान में नए सूबे ज़रूरी क्यों हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का जो मौजूदा इंतज़ामी ढांचा है ये इंतहाई कमज़ोर है। मौजूदा सूबे फाक से वसाइल लेकर शहरों और देहातों में बराबरी से तकसीम करने में नाकाम है। कई सियासी मजबूरियां हैं, कई नाअहलियां हैं, लेकिन नतीजा ये है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे के 2 से 3 शहर तो तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बाकी ही नज़रअंदाज हैं। सिंध में मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची तो बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। तालीम, सेहत और इंसाफ जैसी बुनियादी खदमात की फराहमी हर शहर को यकसा मैसर नहीं है। मईशत का बड़ा हिस्सा गैर दस्तावेजी होने की वजह से हुकूमती टैक्स वसूली की सलाहियत महदूद है। सूबे किसी भी सूरत आबादी को कंट्रोल करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उन्हें सियासी फ़ायदा हासिल होता है। जितनी आबादी उतनी नशिस्तें और उतने ही ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान पर हुक्मरानी के। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन आज भी मुल्क सिर्फ 4 सूबों के ज़रिए चलाया जा रहा है। हालांकि ये जो ढांचा है ना 4 सूबों का, ये उस वक्त बनाया गया था कि जब ये आबादी तकरीबन आधी थी। हम मगरिब की तरक्की की मिसालें देते हैं, लेकिन वहाँ का जो इंतज़ामी ढांचा है उसे फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। तुर्किया की आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ है, लेकिन वहाँ 81 सूबे हैं। सिर्फ पंजाब की आबादी जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से ज़्यादा है। इसके बावजूद जर्मनी की 16 रियासतें हैं। फ्रांस की बात करते हैं, 18 रीजन्स हैं वहाँ। इटली के 20 रीजन्स हैं। पाकिस्तान का 40% से ज़ायद हिस्सा बलूचिस्तान है, जहाँ आबादी सबसे कम और गुर्बत सबसे ज़्यादा तकरीबन 70% है। 18वीं आइनी तरमीम ने इख्तियारात विफाक से सूबों को मुंतकिल किए, लेकिन सूबों से अजला तक इख्तियारात की मुंतकली यकीनी नहीं बनाई गई। NFC के ज़रिए सूबों को खरबों रुपए मुंतकिल किए जाते हैं, लेकिन सूबों के अंदर इन वसाइल की तकसीम अक्सर सियासी तरजीहात के मुताबिक ही होती है। पाकिस्तान में इस वक्त सूबे ताकतवर और विफाक कमज़ोर है। सूरत हाल यह है कि वफाकी हुकूमत की कुल आमदन 19,000 अरब में से 16,000 अरब सूबों को और कर्ज़ों की अदायगी में चले जाते हैं। वफाक के पास पीछे महज 3,000 अरब बचते हैं, लेकिन खर्चे तकरीबन 10,000 अरब रह जाते हैं, जिसमें से 2500 अरब दिफा के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तकरीबन 1900 अरब, सब्सिडीज़ के लिए 1000 अरब, पेंशन, तरक्याती मनसूबों और हुकूमती अखराजात के लिए 3000 अरब की ज़रूरत होती है। नतीजतन वफाकी हुकूमत को बजट खसारा पूरा करने के लिए मजीद 5,800 अरब रुपए। इस वक्त सूबों का मुकम्मल इन्हिसार वफाक से आने वाले पैसों पर है। अगर सूबे ज़राई आमदनी, खिदमत और जायदादों पर टैक्स निज़ाम नाफिज करें तो वो माली खुद कफालत हासिल कर सकते हैं। हर नया सूबा 10 से 20 हज़ार तक बराह रास्त सरकारी मुलाजमतों के मौक़े पैदा कर सकता है। मुल्तान, तुर्बत या सक्खर जैसे शहरों को सूबाई हैसियत मिलने से ये नए माशी मरकज़ बन सकते हैं। ये बहस लसानी या नस्ली तकसीम की नहीं, बल्कि बेहतर हुक्मरानी, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और आवाम तक रियासत की रसाई की है। अब ज़रूरत है कि एक आज़ाद और माहिरीन पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया जाए जो नए सूबों के लिए काम करे, और एक अवामी रेफरेंडम भी करवा लिया जाए जिससे मालूम तो हो सके कि आवाम चाहते क्या है, और जो फैसला हो वो फिर अवामी उमंगों के मुताबिक कर दिया जाए। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को और मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।